आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक के पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 12 जो है संसदीय व्यवस्था। अच्छा, ये पार्ट सेकंड जो है ये 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 5 चैप्टर हैं इसमें, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविज़न। इस इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकालीन प्रावधान के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तीनों टाइप के आपातकाल हमने देखे थे जो हमारे इंडिया में हैं। 3 टाइप के आपातकाल होते हैं 352 टू 360 आर्टिकल के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन, 360 हो गया वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये आपातकालीन प्रावधान हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 होगा, नहीं 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 12 ऑफ एम लक्ष्मीकांत बुक, संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था, हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो बोलता है कि जो हमारे देश की जो व्यवस्था होगी वो संसदीय व्यवस्था होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे केंद्र है और जो राज्य है दोनों का जो स्वरूप होगा वो होगा संसदीय स्वरूप होगा, उसी की सरकार होगी। संसदीय स्वरूप की सरकार का क्या मतलब हो गया, जैसे हमारे केंद्र में क्या होता है, हमारे देश में क्या है, संसद है ना, पार्लियामेंट। तो संसद के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। मैं पहले की वीडियो में इस बात को बता चुकी हूँ। पहले होती है हमारी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलके हमारी संसद बनती है। अब अगर बात करें हम, जो हमने कही, राज्य में तो ऐसा नहीं होता है, राज्य की संसद नहीं होती है, राइट। पर जो चीज़ें हमारी जो संसद में होती हैं, जो केंद्र में होती हैं, एज इट इज़ वो सारी चीज़ें राज्य के अंदर भी होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो हम देखते हैं विधान परिषद जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद जो होती है वो कुछ ही राज्यों में है। टोटल कितने राज्यों में है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो है 6 राज्यों में। ठीक है, पहले बता चुकी हूँ ये, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो राज्य में जो विधान परिषद है वो केंद्र की राज्यसभा के समान है, और जो हमारी विधान सभा हो गई यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो हो गई लोकसभा, और राज्यपाल भी होता है। ठीक है, राज्यपाल भी होता है। तो ये तीनों से मिलके हमारी क्या बन गई, स्टेट की असेंबली बन गई। ठीक है, और ये तो हमारा संसद हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि संसदीय स्वरूप दोनों राज्य और केंद्र दोनों में है, का मतलब ये हो गया कि समान जो चीज़ें इसके अंदर होती हैं वैसी वैसी ही सिस्टम राज्यों के अंदर भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संसद नहीं बोला जाएगा, पर जो चीज़ें होती हैं संसद में, जो जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप राज्य में भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। तो केंद्र से रिलेटेड जो इस आर्टिकल हैं वो होता है 74 और 75 संसदीय व्यवस्था का। ठीक है, संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड केंद्र में जो आर्टिकल है वो है 74, 75, और राज्य में जो है वो है 163, 164। 74 आर्टिकल कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिमंडल की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और 75 है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसे ही 163 और 164 में राज्य की अपनी सरकारों का वर्णन है। ठीक है, तो ये अभी ये अनुच्छेद हमने पढ़ने नहीं है इस चैप्टर में, ये कुछ इसका खाली बेसिक सी चीज़ें कि संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड केंद्र और राज्य में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारे देश में तो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, पर क्या सारे देशों में संसदीय व्यवस्था होती है, तो ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में की अगर हम बात करें तो 2 तरीके की सिस्टम होते हैं। एक तो होता है संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है राष्ट्रपति व्यवस्था, जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका में जो है वो है राष्ट्रपति व्यवस्था है, और हमारे देश में क्या हो गया, संसदीय व्यवस्था है। तो इनमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। तो संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति सरकार,
इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं वो देखते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका होगी ये अपनी सारी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात का क्या मतलब है, जो हमारी संसद है, संसद में होती हैं कार्यपालिका, विधायिका और हमारा आ गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आ गए, ठीक है। विधायिका क्या होती है, विधायिका का मतलब है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारी विधायिका है इसका मतलब हो गया जो हमारे सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके भी सारे सदस्य और जो विपक्ष है उनके भी सारे सदस्य सबसे मिलके हमारी बने विधायिका। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में कौन आते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी लॉ, हमारा जो भी कोई कानून बना है उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका होते हैं जितने भी, सबसे पहले आ गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हो गए वो कार्यपालिका के अंदर आ गए, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, यानी कौन कौन से सदस्य होते हैं। यानी जो कार्यपालिका होगी ये हमारी विधायिका का ही अंग है। विधायिका में कौन आ गए, दोनों सारी जितने भी पार्टीज हैं उनके जितने भी सदस्य हैं संसद में वो सब विधायिका हो गए। जैसे अगर हम आज अभी की बात करें, जैसे बीजेपी की सरकार है हमारे देश में, ठीक है, तो बीजेपी के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी सांसद होंगे वो, और जितने भी विपक्ष की पार्टीज़ हैं उन सब के सदस्य वो सब विधायिका हो गए। अब इनमें से सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी है, बीजेपी, तो इसकी अपने मंत्रिमंडल है, इसी का प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति, ये हो गए कार्यपालिका। यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग है। तो अब जो कार्यपालिका होगी ये कोई भी अगर नीति आई है, कोई भी नया कानून कुछ बन रहा है तो वो जिम्मेवार होगी, उत्तरदायी होगी विधायिका के प्रति। विधायिका उससे क्वेश्चन कर सकती है, उस चीज़ को रोक सकती है, कोई भी लॉ बनने से या इम्प्लीमेंट होने से उस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है, तो उत्तरदायी होगी। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति सरकार की बात करें तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वो चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर देगी बिना विधायिका के, विधायिका उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, यानी लेजिस्लेटिव उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती है। क्योंकि ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो इसको बोला जाता है उत्तरदायी सरकार। और कुछ और नाम भी है, जैसे कैबिनेट सरकार हो गई और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप, संसदीय व्यवस्था के ये 3 नाम भी हैं। और वहीं राष्ट्रपति सरकार जो हो गई वो होती है गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था क्या है, जैसे 4 साल का कार्यकाल है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल है, तो उसको हटाना, उन 4 सालों में अगर हटाना है अगर उस राष्ट्रपति को, तो वो सिर्फ उस पद से तभी हट सकता है अगर वो कोई गैर संवैधानिक कार्य करे, संविधान के विरुद्ध अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त वो 4 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा ही करेगा। वहीं संसदीय व्यवस्था यानी जैसा हमारे देश में है उसमें क्या होता है, वो अनिश्चितकालीन नहीं कहेंगे हम, अनिश्चित है उसकी जो सरकार है। हो सकता है कि वो सरकार गिर जाए, बहुमत उसका हट जाए, तो इस कंडीशन में वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर सकती। जैसे इससे पहले हमारे देश में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो सरकार है वो पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाई। आगे हम देखेंगे उस चीज़ को, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में, यानी संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषता होती है जो हमारे देश में है। सबसे पहले तो होता है इसमें 2 कार्यपालिका है, एक होती है नामिक और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के अंदर कौन आ गए, 3 चीज़ें आई, मैंने बताया अभी। एक आ गया हमारा राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है। तो नामिक और वास्तविक 2 में डिवाइडेड है। नामिक के अंदर आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो नामिक कार्यपालिका है, और जबकि जो वास्तविक है वो है प्रधानमंत्री। फिर दूसरी विशेषता की बात करें तो वो है बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, राइट। जिसको भी बहुमत मिलेगा उसी का ही शासन होगा। और अगर सपोज किसी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरकारें गठबंधन करके सरकार बनाती हैं, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार उस समय बनती है। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में होते हैं, जैसे अगर हम बात करें
1969 के केस में भी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, जो 1 साल तक, वो भी गठबंधन की सरकार थी। अभी आई थिंक 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आई, जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो वो भी गठबंधन की सरकार थी, बहुमत प्राप्त नहीं था। ऐसा जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में तो वो चीज़ें होती हैं, अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस समय पे गठबंधन की सरकार होगी, नहीं तो बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है, हमारे जो सरकार है उसका ये विशिष्ट सिद्धांत है। इसमें होता ये है कि सभी, जितना भी हमारा मंत्रिमंडल है, वो सब संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है, सामूहिक रूप से वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला अपना काम करे जा रहा है, ये चीज़ नहीं होती है। सारे मंत्रिमंडल मिलके अपना काम करते हैं। फिर आती है राजनीतिक एक रूपता। इसका क्या मतलब है? राजनीतिक एक रूपता का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने कहा कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट को बहुमत मिला, अब ये अपना मंत्रिमंडल नियुक्त करेगी। मंत्रिमंडल भी कौन होंगे? बीजेपी की पार्टी के ही होंगे, तो उनकी विचारधाराएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। तो वो क्या होगी? एक रूपता आ जाएगी, उनके विचारधारा सब एक हो जाएगी, तो ये राजनीतिक एक रूपता कहलाएगी। अगली विशेषता की हम बात करते हैं तो वो है दोहरी सदस्यता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो मंत्री होगा, ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य जो हम कह रहे हैं, जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है जैसे बात करें, तो वो चीज़ क्या होगी? वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होगा। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि रिसेंट में एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल इसका मिला है हमको उत्तराखंड से। तो देखते हैं, दोहरी सदस्यता यानी जो मंत्री हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अगर कोई मंत्री बन रहा है, ठीक है, अगर कोई मंत्री बन रहा है पर वो विधायिका का पार्ट नहीं है, तब क्या होगा? क्या तब बन सकता है ऐसा इंसान मंत्री? क्या वो इंसान मंत्री बन सकता है जो पहले विधायिका का सदस्य नहीं है? तो वो हाँ बन सकता है, पर तब तक अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य ना बन जाए विधायिका का। जैसे अभी रिसेंटली उत्तराखंड की सरकार में क्या हुआ था, तीरथ सिंह रावत जो चीफ मिनिस्टर जो हमारे बने थे, मुख्यमंत्री जो बने थे, वो हमारे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हमारे राज्य में है नहीं, उत्तराखंड में है नहीं विधान परिषद, तो उनको विधानसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? वो हट गए, वो उनको उनके मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। संसद के अंदर भी यही होगा, राज्य के अंदर भी यही होगा। तो ये दोहरी सदस्यता होती है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है मंत्री। फिर अगली विशेषता के बारे में जानते हैं, तो वो है निचले सदन का विघटन। प्रधानमंत्री चाहे तो वो लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति को कह के, ठीक है। निचला सदन यानी लोकसभा, उच्च सदन यानी राज्यसभा, ठीक है। तो निचले सदन का विघटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे हम जानते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट का नाम हमने बहुत बार सुना है, ठीक है। केयर टेकर गवर्नमेंट ये कब काम में आती है? केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे किसी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसके बाद नए चुनाव हुए, ठीक है, तो नया रिजल्ट आने में क्या होगा? 1-2 महीने का टाइम लग जाता है, इलेक्शन कराना, फिर उनकी काउंटिंग कराना, राइट। तो उसमें काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा। तो उस समय पे कौन काम करेगा? उस समय पे क्या सरकार होगी? 5 साल तक अगर किसी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब नया चुनाव हो रहा है, तो वो चुनाव का रिजल्ट आने तक जो सरकार होगी वो केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाती है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं निचले सदन के विघटन का, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो प्रधानमंत्री होता है तो वो जो सरकार होगी उसका विघटन राष्ट्रपति से कह के करवा सकता है, ठीक है। तो ये निचले सदन का विघटन की बात हो गई। फिर एक और चीज़ है गोपनीयता, यानी हम जानते हैं कोई भी सदस्य जब मंत्री बनता है
तो वो उसको गोपनीयता की शपथ दी जाती है, दिलवाई जाती है। गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता मतलब क्या हो गया, कोई भी जो नीतियाँ बन रही हैं, जो भी सूचना, निर्णय से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो गोपनीय रखी जाएंगी। वो ऐसे ही नहीं है कि सबको बता दी जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो वो गोपनीयता की शपथ भी दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारे देश में नहीं है। हाँ, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है जो जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब दूसरे देशों की बात करें जहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो उसमें क्या क्या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है वहाँ पे। और अभी हमने देखा था कि निश्चित होता है उसका कार्यकाल, 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। कब हटाया जा सकता है? अगर वो कोई गैर संवैधानिक कार्य करे। अगली चीज़, राष्ट्रपति और उसके सचिव जो होंगे, यानी जो उसका मंत्रिमंडल होगा, वो अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी वो इंडिया के वर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। और जो राष्ट्रपति होगा वो निचले दल का विघटन नहीं कर सकता है। फिर आगे हम आते हैं, संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है उसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या क्या हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम गुणों की बात करेंगे तो है विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही एक अंग है, तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य होता है। ये उत्तरदायी सरकार है, अभी हम देख चुके हैं। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करती है। वैकल्पिक सरकार का मतलब ये है कि अगर जो अभी सरकार शासन में है, अगर ये अपना बहुमत खो देती है तो जो विपक्षी दल का जो मुखिया है वो सरकार बनाने के लिए वो अपनी सरकार बना सकता है। ठीक है, तो एक कहावत भी है, या डॉक्टर जेनिंग्स द्वारा एक कहा गया फ्रेज़ है, वो ये है कि जो विपक्ष का नेता होगा, जेनिंग्स, जो विपक्ष का जो नेता होगा वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है हमारे देश में। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, हर क्षेत्र से, हर राज्य से प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा यानी हमारी जनता, सारी जो जनता होती है उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है सांसद द्वारा। फिर निरंकुशता का निषेध होता है, क्योंकि जो भी पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, वो समूह है। जैसे हमारे अभी रिसेंट की बात करें तो बीजेपी की जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास ही सारी पावर है, नहीं, उनका अपना जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट जो है, उनके बीच में सारी चीज़ें बांटी हुई हैं। जैसे किसी को वित्तीय मंत्री बनाया गया, वित्तीय चीज़ें वो देखेगा, रक्षा मंत्री रक्षा से रिलेटेड चीज़ें, उस पर कानून कैसे इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें समूह के रूप में कार्य करेंगी। तो निरंकुशता का निषेध हो गया, किसी के एक के हाथ में पावर नहीं है। तो ये कुछ गुण हैं। तो वहीं दोष भी हैं। तो दोष क्या है? अस्थिर सरकार है, बहुमत गिर गया तो सरकार गिर जाएगी, बहुमत हट गया तो सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हट जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आज से पहले तक 5 बार ऐसा हो चुका है, जैसे मोरारजी देसाई के केस में चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और गुजराल जी के टाइम पे इनके ये जो थे ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है, क्योंकि अनिश्चित है इनके सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यही नहीं पता है। और सपोज़ अगर कार्यकाल पूरा भी कर लेती है किसी सरकार, जो आज पार्टी सत्ता में है, उसने कोई नीति बनाई, अगली बार हो सकता है 5 साल बाद वो चुनाव हार जाए, कोई दूसरी पार्टी अब आए और हो सकता है वो नीति उसको ख़त्म कर दे, है ना। तो नीतियों की निश्चितता का भी अभाव है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, अभी हमने निरंकुशता का निषेध इसमें देखा था, वो एक व्यक्ति की बात हो रही थी, पर मंत्रिमंडल होता है उसमें। पर अब वो जो मंत्रिमंडल है वो भी तो सत्ता जो पार्टी है, जैसे बीजेपी की है, तो अब मंत्रिमंडल तो इसी सरकार का होगा ना, इसी पार्टी का होगा, तो उनमें तो निरंकुशता आ ही जाएगी, मंत्रिमंडल की निरंकुशता होगी वो चीज़। ठीक है, वो क्योंकि एक ही पार्टी की विचारधारा होगी तो सारी जो पावर होगी वो एक ही पार्टी के अंदर आ गई है, तो तब कहा जाता है मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है, व्यक्ति की नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की।
शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों को समान माना गया है, समान शक्तियों का मेल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पावर दी है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था ही क्यों चुनी गई। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था चुनने के क्या कारण रहे, क्यों ऐसा हुआ कि हमने राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं चुनी। तो इसका सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि हमारा जो भारत था उससे पहले भारत में किसका शासन था, ब्रिटिश शासन था, ठीक है, ब्रिटिश के अधीन थे हम। तो जो मेल खाती हुई चीज़ें थी, क्योंकि इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया, तो कुछ कुछ हमारा जो टेंडेंसी रही थी वो उन्हीं से रिलेटेड बन गई थी सारी चीज़ों की व्यवस्था की। और वहाँ जो है वो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस वजह से भी यहाँ संसदीय व्यवस्था चुनी गई। दूसरा, तो जो हमारे जो भारतीय समाज है उसकी प्रकृति क्या है, अलग अलग बहुत सारा जटिल समाज है, बहुत सारे राज्यों से मिलके बना हुआ है, तो हर जगह से हर किसी का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा हो, इस वजह से भी संसदीय व्यवस्था को चुना गया। एक सेकेंड, दूसरी चीज़ ये हो गई, ठीक है। फिर आता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव को रोकने के लिए भी संसदीय व्यवस्था को चुना गया, क्योंकि जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका का ही अंग है, वहीं से आई है, तो उनके बीच में टकराव कम होगा, इसलिए भी ये चुनी गई। और दूसरा, क्योंकि हमने वरीयता दी, हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने उत्तरदायित्व को वरीयता दी, किसके बजाय, स्थायित्व के बजाय। दो वर्ड्स बोल रही हूँ, स्थायित्व, ये अटक रहा है आज, हैंग कर रहा है आई थिंक, एक सेकेंड, दो वर्ड की हमने बात करी, एक है स्थायित्व, नहीं लिखा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, स्थायित्व, और दूसरी बात करी हमने उत्तरदायित्व, या स्थायी और उत्तरदायी, सिंपल, स्थायी और उत्तरदायी। तो अभी जैसा हमने देखा था अमेरिका में क्या है, वहाँ स्थायी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, जैसे मैंने बोला था ना 4 साल तक का उनका कार्यकाल निश्चित है, तो ये स्थायी की बात हो गई। और उत्तरदायी की बात ये है कि जो विधायिका है वो क्वेश्चन कर सकती है कार्यपालिका को उसकी नीतियों से रिलेटेड, ठीक है, यानी कार्यपालिका जो होगी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी रहेगी। हमारे संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन्होंने इसको वरीयता दी, क्योंकि ब्रिटिश में भी यही होता है, वहाँ ज़्यादा उत्तरदायी सरकार है। या तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ज़्यादा उत्तरदायी सरकार बनाए और कम स्थायी वाली सरकार बनाए, या फिर कम स्थायी सरकार और या ज़्यादा स्थायी और कम उत्तरदायी वाली सरकार बनाई। तो हमने चुना ज़्यादा उत्तरदायी और कम स्थायी वाली सरकार। तो ये चीज़ हो गई कि हमने क्यों चुना। फिर हम अब देखते हैं कि हमने बोला कि ब्रिटिश से रिलेटेड, ब्रिटिशर्स की जो व्यवस्था है वहीं से आई गई है, पर कुछ कुछ विभेद भी हैं दोनों में, तो वो देखते हैं कि क्या क्या विभेद हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश में जो है वो वहाँ राजशाही पद्धति इस्तेमाल होती है, जबकि हमारे देश में क्या है, गणतंत्र पद्धति है, यानी जो हमारे देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है और वहाँ जो होता है वो राजा होते हैं, वंशानुगत होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो जो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल संसद के निचले सदन का ही सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम हमारे देश की बात करें तो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, वहाँ ब्रिटिश की बात हो रही है। बट हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में क्या है, वो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। अगली चीज़ हम देखते हैं तो हमारे देश में संसद सर्वोच्च नहीं होती है, ठीक है, न्यायालय सर्वोच्च होता है, और जबकि ब्रिटिश में संसद ही सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन में जो संसद के सदस्य हैं वो
मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और भारत में जो व्यक्ति सदस्य नहीं है वो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बनना जरूरी होता है। फिर एक और की बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट बात हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में एक चीज़ है कि वहाँ छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट की संस्था है। इसका क्या मतलब है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है यानी विपक्ष की जो पार्टी है वो एक गठन कर सकती है ऐसी सरकार का, ऐसी पार्टी का जो क्या करेगी, जो शैडो की तरह काम करेगी। ठीक है, वो अपने सारे जो सदस्य होंगे प्रॉपर वो अपने मंत्री बनाएंगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो सारे मंत्री बनाए जाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। यानी सत्तारूढ़ के साथ साथ संतुलन बनाने के लिए विपक्ष की जो पार्टी होती है वो गठित करती है छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट का। पर भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो मंत्री हैं वो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के ही मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा संसदीय व्यवस्था का। अगली वीडियो में हम चैप्टर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे।